लोकसभा इलेक्शन 2024 के रुझानात, सियासत और तवक्कुआत पर गौर व खौस के लिए बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी कर्नाटक चैप्टर के तहत हुए इस इजलास में सियासी व समाजी तज्जिया निगारों, दानिश्वरों, सोशल एक्टिविस्ट, सहाफ़ियों ने शिरकत की। एफडीसीए के नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर की सदारत में 27 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के दारुस्सलाम में ये इजलास हुआ, जिसमें प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, अरविंद नरेन, शिवसुंदर, बिरिंदा अदिगे, डॉक्टर मोहम्मद तहामतीन, डॉक्टर साद बेलगामी और दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में फिस्ताई नजरियात, फैसिस्ट आइडियोलॉजी पर चलने वालों की तादाद काफ़ी कम है, लेकिन एक भ्रम फैलाकर फिस्ताई ताकतें इक़्तिदार पर काबिज हैं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि फिस्ताई ताकतें झूठ, नफरत, लालच, दबाव और ताकत के जोर पर अपना असर बढ़ा रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 2 इंतखाबात में बरसरे इक़्तिदार पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 31%, 37% रहा है। अब भी 60 से ज़ायद फीसद लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि 60% लोगों को यूनाइट होना चाहिए। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि कर्नाटक असम्बली इंतखाबात से कबल सिविल सोसाइटीज़ और सोशल एक्टिविस्ट ने सियासी तब्दीली लाने में अहम रोल अदा किया और इसका नतीजा भी आज देखने को मिल रहा है। लिहाजा कर्नाटक के तजुर्बे को मुल्क भर में फैलाने की ज़रूरत है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि आने वाले दिनों में सियासी तब्दीली, पॉलिटिकल चेंज के लिए समाजी व अवामी तंजीमें, सियासी पार्टियों, मीडिया और नौजवानों पर मेहनत करें और सही तौर पर उनकी रहनुमाई करें तो ज़रूर आने वाले इंतखाबात में तब्दीली देखने को मिल सकती है। इस मौके पर एफडीसीए ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए मॉडल मैनिफेस्टो जारी किया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज की इस डिस्कशन से मुझे बहुत खुशी हुई है, हौसला भी मिला है और ये बात सही है कि सिचुएशन इज वेरी ग्रेव, वेरी सीरियस। चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। खतरा भी बहुत गंभीर है इस देश के सामने, इसमें भी कोई संदेह नहीं। बहुत बड़ी संख्या में नहीं, ये भी एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है कि वो बड़ी संख्या में। उनके पास जो विचारधारा है वो बहुत कमजोर है। उनका जो नजरिया है, जिसको वो फासिज्म नहीं कहते, उसको कल्चरल नेशनलिज्म और अब तो उस पर धर्म का भी आवरण उन्होंने लपेटना शुरू कर दिया। लेकिन असल में वो फासिस्ट है और फासिस्ट जिन बुनियादों पर खड़ा होता है वो बुनियाद इतनी कमजोर होती है। एक बुनियाद उनकी झूठ है। फासिज्म हमेशा झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। दूसरा, उसकी बुनियाद दुश्मन है, एक फॉल्स एनिमी, एक झूठा दुश्मन वो क्रिएट करता है, उससे वो नफरत पैदा करता है और समाज में डिवीजन पैदा करता है, समाज में विभाजन पैदा करता है और समाज में एक्सक्लूजन पैदा करता है, समाज को बांटता है। आज भी वही किया जा रहा है। और दूसरी और बात जो हमारे बहुत ही आदरणीय वक्ताओं ने भी कही है, शास्त्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया है, वो डर और खौफ भी पैदा करता है। और वो डर और खौफ दूसरों में नहीं बल्कि अपने लोगों में, जिस ग्रुप को वो समझता है कि वो उसका अपना है, उसमें ज्यादा डर और खौफ पैदा करता है। तो ये जो बुनियादें हैं, ये बुनियादें बहुत कमजोर बुनियादें हैं।
इन बुनियादों का मुकाबला और सामना किया जा सकता है। हमें इसमें निराश और मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्री जी ने जो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत फंडामेंटल और बहुत सिंपल जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं उन पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए और उस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त हम ने दो विषयों को मिलाकर बात की है। हालांकि विषय हमारा यही था डिस्कशन का कि 2024 के इलेक्शन में राजनीतिक परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, लेकिन बातचीत और गुफ्तगू में लॉन्ग टर्म जो ट्रांसफॉर्मेशन हम सोसाइटी में लाना चाहते हैं, जो बिगाड़ आ गया है समाज में, पैदा कर दिया गया है, उसको कैसे हम ठीक करें और कैसे उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है, उस पर भी काम करेंगे हम। लेकिन अभी ज्यादा फोकस हमको इस बात पर करना है कि 2024 में पॉलिटिकली इन ताकतों को कैसे कमजोर किया जाए और कैसे इनको पावर से हटाने की मुहिम को कामयाब बनाया जाए। ये बात बहुत अहम है और इस पर आप सब विचार कर भी रहे हैं, करते भी होंगे। और अभी आपने पिछले दिनों कर्नाटका में जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कोशिशें की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट ने, उसका नतीजा आपने देखा और सामने आया और उससे पूरे देश को एक हौसला भी मिला। और ये एक्सपेरिमेंट और ये कोशिश पूरे देश में दोहराई जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये चीज दोहराई जा सकती है। असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और हालात ये बता रहे हैं कि अगर सही जगह पर सही नब्ज पर हाथ रखा जाए इस आवाम का, तो पॉलिटिकली भी सिचुएशन बदली जा सकती है और मुझे तो उम्मीद है कि बदलेगी। लेकिन ये बात सही है, अगर खुदा न खास्ता पॉलिटिकली हम सिचुएशन को नहीं बदल पाए तो भी निराश होने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। उसके बाद भी हमें एक दूसरे तरीके से काम करने की जरूरत है। लेकिन अभी मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली भी इन ताकतों को 2024 के इलेक्शन में डिफीट किया जा सकता है। समाज में भी हालात बता रहे हैं, बस ये कि सही लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। जैसा कि शास्त्री ने भी बताया, हमारा जो आउटरीच है वो उनसे आगे बढ़कर होना चाहिए। वो तो आउटरीच कर रहे हैं, वो अपने दायरे को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जो लोग अभी तक उनके दायरे में नहीं थे उसको भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। किसी को लालच देकर, किसी को डराकर, किसी को इमोशनली चार्ज करके, किसी को नफरत का फार्मूला देकर, किसी न किसी तरीके से वो अपने दायरे को बढ़ा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं, जैसा कि यहाँ बात आई है, हमें अपना आउटरीच करने की जरूरत है उन लोगों तक जो अभी उनके साथ हैं या जो अभी उनके सपोर्टर्स हैं या जो अभी उनके वोटर्स हैं। उन तक पहुंचने का एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। जब अपने ही अपने दरमियान बात करते रहेंगे उसका फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम आउटरीच बढ़ाएं और उन लोगों तक पहुंचे जिनको यहां कहा गया है कि जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए। मैं इसको जरा उल्टा कहना चाहता हूं, हम कन्वर्टेड नहीं हैं, हम ओरिजिनल हैं, हम अपनी नेचुरल उस पर हैं। जो उनके साथ उनको कन्वर्ट हुए और कई वजहों से कन्वर्ट हुए और हर एक के कन्वर्ट होने की वजह अलग अलग है।
और वो वजह बहुत बहुत ज्यादा मजबूत वजह नहीं, आसानी के साथ उनको समझाया जा सकता है, आसानी के साथ उनको वापस सही रूप पर लाया जा सकता है। अगर आप इलेक्टोरली भी देखें तो उनको जो वोट परसेंट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पहले इलेक्शन में 31% मिला, अब शायद 37% मिला। इसके बावजूद भी 63% जो और लोग हैं जो उनके साथ नहीं है, उनको यूनाइट करना, और उन 37% में भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक ठीक से पहुंचा जाए और जिन तक ठीक से बात पहुंचाई जाए, समझाया जाए, तो उनमें से भी बहुत सारे लोग उनके दायरे से निकलकर उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और ये असंभव नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां 3-4 पहलुओं पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। उनमें से एक ये कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज को भी अप्रोच करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल चेंज में मेन जो रोल है वो उन्हीं का। हमारा रोल उनको सपोर्ट करने का, उनके लिए माहौल तैयार करने का ये हो सकता है। हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन देश में जो पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ इस वक्त मौजूद है, और जिस तरह से डेमोक्रेसी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं वो जिस तरह डिजनरेट हो रही है, और जिस तरह से इस डेमोक्रेसी को एक तरह से फैसिज्म और फासिस्ट गवर्नेंस की तरफ ले जाया जा रहा है, उसको देखते हुए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बात समझाने की कोशिश करें कि दे शुड कम आउट ऑफ देयर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स। अपनी जो अवसरवादी सियासत है इनकी, उससे बाहर निकालने की जरूरत है, और इनको बताना है कि अगर उनकी तरफ से ये नेग्लिजेंस होता है तो कितना बड़ा खतरा इस देश को है पॉलिटिकली। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ये समझ रही हैं, लेकिन अभी भी अपनी खुदगर्जी और अपने मफाद और अपनी अपॉर्चुनिस्टिक जो उनका कल्चर है उससे भी बाहर नहीं आ पाते। तो लिहाजा हमें अपनी सतह पर उनको अप्रोच करने की जरूरत है। नंबर 2 मैं समझता हूं कि मीडिया के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि मीडिया ज्यादातर उनके साथ हो गया है, मीडिया बिक गया है। सोशल मीडिया अभी भी एक बड़ा मीडिया मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी उस मीडिया के साथ भी हमको अप्रोच करने की जरूरत है जो अभी उनके गुण गा रहा है, जो अभी उनको ग्लोरीफाई कर रहा है, उस तक भी पहुंचने की जरूरत है। वहां भी ऐसे लोग हैं जहां जो अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ना सही, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर वो कुछ पॉजिटिव करने के लिए तैयार होते हैं, तो भी कोई ना कोई सिचुएशन में हम थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो मीडिया को नैरेटिव बिल्डअप करके हमें उन बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए। और तीसरा ये कि नौजवान और यूथ इनको फोकस करने की जरूरत है। आज जो रियल इश्यूज हैं हमारे, उन रियल इश्यूज पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। आज पूरे माहौल को इमोशनली इतना चार्ज किया जा रहा है कि लोग रियल इश्यूज पर बात ना करें। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम नौजवानों को समझाएं कि हमारे रियल इशू क्या है। एम्प्लॉयमेंट हमारा रियल इशू है। आप लोगों को ये बताएं और बताना चाहिए कि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ लिए, उन्होंने शपथ लिया तो कहा मैं सेवक से वो शासक बने, शासक से वो सम्राट बन रहे हैं, और सम्राट से भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय पूरे देश को और समाज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं सबकी वजह से। ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी कि जिसको आपने सेवक बनाया था वो अब शासक और सम्राट से आगे भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। वो खुद तो अपने
आगे वो एक तरह से क्या कहते हैं दंडवत कर रहे हैं। पैगाम देना चाह रहे हैं सर, आप क्या मैसेज दे रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के पेश? सर हम कौन होते हैं मैसेज देने वाले? हम तो ये कह रहे हैं कि हमको ये सोचना है कि किस टाइप का हमें देश बनाना है, किस टाइप का धर्म का पालन करना है और कैसा समाज बनाना है। तो इस सब को सोच के हमको वोट देना चाहिए। जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद ये बात कही जा रही है कि ये जो है मोदी गवर्नमेंट के लिए एडवांटेज है और इससे जो है दोबारा। देखिए ये किसी गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। यही तो हमारे राजनीति में दिक्कत क्या हो रही है कि हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से, भाई हम भी देश के नागरिक हैं, हम सब देश के नागरिक हैं, हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए, हमको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है ये बात। और हमारे देश में अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने ये जो आजकल मीडिया वगैरह में आता है कि हेट स्पीच बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, नफरत की जो, हाँ नफरत, नफरत भड़कावे के जो स्पीचेस हैं, इंडिया नंबर 1 पे है। तो हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, उसके पहले मुसलमानों ने डिवाइड एंड रूल किया। हम कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार भी हमको डिवाइड एंड रूल कर रही है, हमारा बंटवारा कर रही है। समाज को जुड़ने की जरूरत है। नफरत और भय, भय और नफरत, नफरत और भय, ये बहुत हद तक ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसे हमें कम करना है। What happened on January 22nd in the form of inauguration of the Ram Temple, the incomplete Ram Temple for that matter, is a culmination of a counter-revolutionary process that was set in by the Hindutva forces. In fact, the Modi's speeches said that Dev is Desh and Ram is Rashtra. So it actually substituted the constitution, which said that India is not a theocratic state, it is a secular state. And the state will not discriminate between the religions. Here, the Hindu faith has been privileged over all other religions, and essentially he declared that this is a beginning of a new era, a era which is actually a era of theocratic state. India became a theocratic state. As far as the elections are concerned, Ram Temple definitely has consolidated their, it has expanded their influence. But the thing that we should actually not forget is that they don't bank upon only the temple criteria. They have many social engineering things. They will divide and actually demoralize the opposition parties. What's happening in the last 3 days in the form of Nitish Kumar and Jagdish Shettar in Karnataka, and the social engineering they are trying to actually do for the election. So they have a multifarious kind of agendas and also strategies. So India as such is not a good in contending all that. So they are in an advantageous position. The question is, beyond, we have to think beyond 2024. Whether even if India comes to power, whether the policies and the Hindutvaization of the polity shall be changed. That is not possible without a strong people's movement, and we should actually work for that.